नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर आरपीएससी आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके सामने आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा यानी कि जो कि 2018 में हुई थी मेरे दोस्तों, और टीएसपी का यहाँ पर ये पेपर था मेरे दोस्तों। तो टीएसपी एरिया का जो यहाँ पर पेपर हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उस टाइम अलग पेपर हुआ था। तो संस्कृत डिपार्टमेंट की ये जो भर्ती थी उसके पीवाईक्यू के साथ यहाँ पर टीचिंग मेथड की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड से जो रिलेटेड पीवाईक्यू उस वक्त पूछे गए थे 2018 में, तो वहाँ पर आज हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपका चैनल है, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। आरसीईएम प्रणाली द्वारा उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है। नहीं का प्रश्न आ गया। अब पहले जानते हैं कि भाई साहब ये आरसीईएम कहाँ से आया है। तो ये जो आरसीईएम है मेरे दोस्तों, एक बार इसको देख लेते हैं ये कहाँ से आया है। दोस्तों ये आरसीईएम जो उपागम है मेरे दोस्तों, ये कहाँ से आया, ये आया है साथियों रीजनल कॉलेज, जो मैसूर का जो मेरे दोस्तों रीजनल कॉलेज है वहाँ पर, जो कि एनसीईआरटी द्वारा संचालित होता है मेरे दोस्तों। तो उन्होंने ये आरसीईएम उपागम दिया है। तो मेरे दोस्तों इसके अंदर क्या है, पहला बोध, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता और कौशल, ये चार ऑप्शन यहाँ पर मेरे दोस्तों आपके पास दिए गए। इंग्लिश मीडियम में एक बार इसको देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, स्किल्स। तो साथियों इनमें से तीन तो ऐसे हैं जो कि आरसीएम सिस्टम में सम्मिलित है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एक उद्देश्य ऐसा है मेरे दोस्तों जो कि आरसीएम उपागम में नहीं आता। तो आरसीएम उपागम में पहला तो आता है मेरे दोस्तों नॉलेज, समझ और क्रिएटिविटी और एप्लीकेशन। तो साथियों ये जो चार जो उद्देश्य हैं आरसीएम के, वो चारों उद्देश्यों में यहाँ पर स्किल जो है मेरे दोस्तों, कौशल यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं आता। इस प्रश्न का सही आंसर तो मेरे दोस्तों स्किल हो जाएगा, यानी कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन चौथा जो है मेरे दोस्तों वो क्या है, वो यहाँ पर है इसका ज्ञान, यानी कि ज्ञान अगर है, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, ज्ञान का अनुप्रयोग करके बोध और सृजनात्मकता यहाँ पर इस आरसीएम घटक में, यानी कि आरसीएम जो सिस्टम है उसमें सम्मिलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भ्रमण में अनुवर्तन से सीधा संबंधित नहीं है। अब आप सपोज कीजिए, इन प्रश्नों को हल करने का सीधा सा तरीका है। सपोज कीजिए आप टीचर हैं। अब जब आप टीचर बन गए तो आप किनको, स्टूडेंट्स को कहाँ लेकर जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए कहाँ लेकर जा रहे हैं, उनको भ्रमण पर लेकर जा रहे हैं मेरे दोस्तों। कहाँ लेकर जा रहे हैं, भ्रमण पर। अब जब आप भ्रमण पर लेकर जा रहे हैं तो उनसे कौन सी गतिविधियाँ करवाएंगे या उनसे कौन सा ऐसा अनुवर्तन करवाएंगे तो जो उनसे डायरेक्टली रिलेशन रखता होगा। तो देख तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहला ऑप्शन है मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा अभिक्रमित अधिगम सामग्री विकसित करना। आपको ध्यान है कि दो प्रकार के अधिगम अभिक्रमित हैं, एक अभिक्रमित है और एक लीनियर है मेरे दोस्तों। तो ये यहाँ पर अधिगम सामग्री विकसित करना, ये कार्य आप वहाँ विद्यार्थियों से करवाएंगे। दूसरा, विद्यार्थियों के कार्य का विश्लेषण करना चाहिए। अब आप जब उनको घुमाने लेके गए किसी टूरिस्ट या हिस्टोरिकल पैलेस पे, तो वहाँ पर जो उन्होंने कार्य किया उस कार्य का विश्लेषण आपके ट्रिप का, यानी कि आपकी शिक्षण पद्धति का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात होने वाली है। अगला देखते हैं, एकत्रित सामग्री को प्रदर्शित करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप कहीं पे भ्रमण पे गए और आप वहाँ आपने कुछ, जैसे आप कोई सर्वे करने गए, आप भ्रमण पर गए, किसी बॉटनिकल गार्डन में गए, वहाँ पर आपने जो सामग्री एकत्रित की उसका प्रदर्शन तो करना आना ही चाहिए। तो ये भी मेरे दोस्तों इसका सही आंसर होगा। लेकिन अपन को ढूंढना क्या है, जो नहीं है। अगला है, छात्रों से प्रतिवेदन प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल, जब कहीं पे भी कोई भी, आपको भी ध्यान है जब अपन भी स्कूल में पढ़ते थे तो, और अपन कभी घूमने जाते थे तो अपन भी एक रिपोर्ट बनाते थे लास्ट में, तो एक रिपोर्ट अपन तैयार करते थे। तो यहाँ पर जो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो नहीं होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रोग्राम जो लर्निंग है मेरे दोस्तों उसका यहाँ पर सीधा संबंध भ्रमण वाली गतिविधि से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है आग्रहण, अनुक्रिया, स्वाभाविकरण, चरित्र निर्माण। तो आपने ध्यान होगा कि भावात्मक जो घटक है मेरे दोस्तों किसने दिए थे, ये उपागम मेरे दोस्तों ब्लूम ने दिए थे। अब ब्लूम ने इसके अंदर अलग अलग घटक बताए थे अफेक्टिव डोमेन्स के। तो रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग और कैरेक्टराइजेशन, जनरलाइजेशन, ये इस प्रकार कुछ यहाँ पर घटक थे। तो मेरे दोस्तों इसमें आप देखिए इसका एक फॉर्मूला मेरे दोस्तों मैंने बनाया है, वो है यहाँ पर मेरे दोस्तों R² VOC। यहाँ पर ये मैंने बनाया, रिसीव, रेस्पॉन्स, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर R² VOC से संबंधित जो नहीं है वो है स्वाभाविकरण, यानी कि इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वाभाविकरण। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो ब्लूम वाला जो भावात्मक घटक है उसको याद करने का सीधा और सरल तरीका क्या है मेरे दोस्तों, R² VOC, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो गया मेरे दोस्तों, फॉर्मूला हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 106 नंबर का प्रश्न यहाँ पर हो गया है। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और
अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों आज के सेशन का, वो विज्ञान प्रयोगशाला में संग्रहित जीवों का परीक्षण निम्नलिखित में से किस रसायन द्वारा किया जाता है। आप ध्यान है, आप साइंस के एक विद्यार्थी रहे हैं, जब भी आप साइंस के विद्यार्थी रहे आप लेब में गए होंगे और लेब के अंदर आपको ध्यान है कुछ वहाँ पर स्पेसिमेन पड़े होते हैं जिनको किसी न किसी केमिकल के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। तो दोस्तों वो कौन सा केमिकल है, क्या वो अमीनो अम्ल है, अरंडी का तेल है, केरोसिन है या फिर फॉर्मेलिन है। तो मेरे दोस्तों वो है फॉर्मेलिन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों वो है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर आपको एक तरफ यहाँ पर विभिन्न विधियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पर सूची दी गई है उनसे संबंधित जुड़े हुए वैज्ञानिकों की। अब देखिए प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की थी। तो आप सबको पता है प्रोजेक्ट विधि की खोज की थी साथियों किलपैट्रिक ने, यानी कि विलियम एच किलपैट्रिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं रेखीय अभिक्रमित जो अनुदेशन है और शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर ने दिया था, यानी कि लीनियर जो लर्निंग थ्योरी है वो किसने दी थी मेरे दोस्तों, स्किनर ने। और उसके अलावा जो शाखात्मक यानी कि जो ब्रांच वाली जो है मेरे दोस्तों वो किसने दी थी, नॉर्मन ने, क्राउडर ने। और ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोजी थी, यानी कि एक खोज विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि की कौन सी विधि है, खोज विधि। तो ये बात किसने बताई थी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताई थी। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये सभी ऑप्शन किस में कौन से उसमें मिलते हैं अपन देखते हैं एक बार। पहले में तीसरा, दूसरे में दूसरा, सी में चौथा बिल्कुल क्राउडर सही है। और यहाँ पर डी में आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भावात्मक पक्ष से संबंधित शिक्षक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया था। भावात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण मेरे दोस्तों डीवी, गिलफोर्ड, कृतवाल योमन ने। तो ये दिया था कृतवाल योमन ने। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कृतवाल योमन ने। तो दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड के समस्त पीवाईक्यू टीचिंग मेथड से रिलेटेड हो या फिर साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मैं करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर कीजिए और एक बार प्लेलिस्ट। अगले प्रश्न की ओर मेरे दोस्तों अगर अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न मेरे दोस्तों वो है 110। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष का अंतिम वर्ग है यदि इन्हें निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जमाएं। अब आपको मैं बताना है मेरे दोस्तों इसमें कि क्रियात्मक पक्ष यानी कि जो साइकोमोटर जो पक्ष है उसके निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जो यहाँ पर उसके जो पक्ष हैं जो, तो ये अंतिम वर्ग जो है मेरे दोस्तों वो यहाँ पर कौन सा है, ये ऑप्शन से आपको यहाँ पर चुनना है। ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर स्वाभाविकरण, समन्वय, आदत निर्माण, नियंत्रण। तो दोस्तों इसका सही जो सटीक आंसर है वो है स्वाभाविकरण, यानी कि जो स्वभाव जो बन जाएगा वो अंतिम पद होगा। जब व्यक्ति क्रियात्मक पक्ष से उसके मतलब उसकी क्रिया में ही उसके क्रियात्मक में वो स्वभाव विकसित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका अंतिम वर्ग पद हो जाएगा। एक सर्वोच्च उच्च स्तर की ये यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वाभाविकरण। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं मेरे दोस्तों। तो अगला प्रश्न जो है मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की बाल केंद्रित विधि नहीं है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड विधि जो दोस्तों है कौन सी नहीं है। इन चारों ऑप्शन पे से अपन को देखनी है। पहली है प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधि। अब आप देखिए प्रयोगशाला में बच्चे को खुद कोई प्रयोग करने दिया जाता है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड विधि है, यानी कि बाल केंद्रित विधि है। समस्या समाधान विधि में उसको समस्या दी जाती है, बच्चे का ध्यान केंद्रित होता है और बच्चे पर एक किसी ऑब्जर्वर की जो उसका निरीक्षण करता है उसकी भी नज़र होती है। तो यहाँ पर ये भी जो है शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है। प्रोजेक्ट विधि, किसी को प्रोजेक्ट दिया जाना, बच्चा खुद काम करता है, बच्चे का खुद के हाथों से काम करने को मौका मिलता है, किसी प्रोजेक्ट को बनाने का मौका मिलता है। तो ये तीनों जो विधियां हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर बाल केंद्रित की शिक्षण विधियां हैं। लेकिन प्रदर्शन विधि में होता क्या है, शिक्षक खुद काम करता है, खुद प्रदर्शन करता है और बच्चे उस प्रदर्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं लेकिन बच्चे खुद काम करते नहीं हैं। तो इन चारों में जो यहाँ पर चारों ऑप्शन है उनमें से जो सबसे सटीक जो आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो पहली जो विधि है वो शिक्षण की कम बाल केंद्रित विधि है इन तीनों की तुलना में। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ और सतत का अर्थ दोनों का अर्थ कई बार पूछा गया है। रीट इत्यादि जैसी परीक्षाओं में ये तो प्रश्न उनका फेवरेट रहा है। सभी शिक्षण विषयों का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, संज्ञानात्मक पक्षों का संपूर्ण मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं। यहाँ पर व्यापक का अर्थ क्या है, यहाँ पर व्यापक का अर्थ है विद्यार्थियों के विद्यालयी एवं सविद्यालयी पक्ष के समग्र बाल व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मेरे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो व्यापक का अर्थ कई बार पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य हैं जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में, शब्द को महत्वपूर्ण कर लेना, लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है।
प्रोजेक्ट की उपरोक्त परिभाषा किसने दी? बेलार्ड, डीवी, थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक। तो साथियों प्रोजेक्ट को जब सामाजिक वातावरण से जोड़ा जाता है तो ये बात कौन बताते हैं? किलपैट्रिक साहब आपके सामने बताते हैं। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक। अब आपको बताना है कि थॉर्नडाइक ने खोज सिद्धांत की खोज की थी। अगला अगला जो यहाँ पर प्रश्न है मेरे दोस्तों वो है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? आपको ध्यान है कि हर्बर्ट के जो 5 पदीय उपागम है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यानी कि टीचिंग लेवल में जब टीचिंग मेथड की बात की जाती है तो रीट में तो हर्बर्ट से एक प्रश्न बनता ही बनता है कि पंचपदी पाठ योजना किसने दी? हर्बर्ट ने दी। कौन कौन से उसके हिस्से हैं, कौन कौन से नहीं हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, विशिष्टीकरण, तुलना एवं साहचर्य। तो इन चारों ऑप्शन में से मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर हर्बर्ट पंचपदी पाठ योजना का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल तैयारी है, सबसे पहले उसका तैयारी किया जाता है। प्रस्तुति उसमें भी, प्रेजेंटेशन उसमें भी की जाती है। विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं आता, लेकिन तुलना वाला जो भाग है वो साथियों उसमें किया जाता है। यानी कि तैयारी का उपागम, प्रस्तुतिकरण का उपागम, तुलना का उपागम, ये सब साथियों उसके एक हिस्से हैं, लेकिन विशिष्टीकरण यहाँ पर उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दो उपागम बचे उनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि हर्बर्ट ने 5 कौन कौन से उपागम दिए थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? विश्वसनीयता, वेधता, व्यक्तिपरकता और वस्तुनिष्ठता। बिल्कुल, अगर कोई अच्छा परीक्षण है, कोई अच्छा टेस्ट है तो उसके मानदंड क्या होने चाहिए? वो विश्वसनीय होना चाहिए, वो वेद होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, न कि सब व्यक्तिपरकता। यानी कि उसमें सब्जेक्टिविटी ना होकर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? ये तीनों तो उसके अंदर होने चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो क्या है मेरे दोस्तों? वो है यहाँ पर व्यक्तिपरकता। अतः इसके सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। खुद भी पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाए। विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करने के लिए उत्पाद व प्रक्रिया, केवल उत्पाद केवल प्रक्रिया, न तो उत्पाद न प्रक्रिया। 4 ऑप्शन है, चारों ही बहुत सरल है। इसमें से आप आसानी से छाड़ सकते हैं कि उत्पाद और प्रक्रिया के माध्यम से विज्ञान की प्रकृति का जो सर्वोत्तम रूप है उसे स्पष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार कुछ सीधे और सरल प्रश्न 2018 के जो टीएसपी का पेपर था संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसमें टीचिंग मेथड से आए थे। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 का द्वारा संस्तुतित मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? एनसीएफ 2005 की कुछ बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, उनमें से छांटना है जो नहीं है। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 ऐसी बात करता है। पढ़ाई रतंत्र प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना। बिल्कुल रटन की जो शिक्षा है साथियों, रटने वाली जो शिक्षा है उससे पढ़ाई को मुक्त आज़ादी मिलनी चाहिए, ये बात एनसीएफ 2005 में करता है। पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन किया जाए कि वो बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। बिल्कुल सही बात है कि पाठ्य पुस्तक के बजाय उसका चहुमुखी विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सिर्फ वो किताबी कीड़ा बनकर रह जाए। और चौथा ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की तुलना करना। नहीं, अपन को किसी भी इंटरनेशनल लेवल का जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसकी चर्चा करनी ही नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली देखने तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको या उसको मिलाना ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। ये कथन किसने कहा? अब आपको बताते हैं विज्ञान के बारे में ये जो परिभाषा देने वाले महापुरुष है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि विज्ञान कोई परख नली का विषय नहीं है। आपने कुछ बड़ा बना दिया, कुछ छोटा बना दिया, आपने इस परख नली से इसमें कुछ मिला दिया, फिर इसमें कुछ मिला दिया, ऐसा कोई विषय नहीं है। विज्ञान जो है मेरे दोस्तों वो आपके मस्तिष्क का एक वो हिस्सा है जो आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है, यानी कि मस्तिष्क को ट्रेन करता है। तो ये बात कौन कहते हैं? यह कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, इकाई योजना के निम्नलिखित पदों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधिगम क्रियाएं, परीक्षण क्रियाएं, विशिष्टीकरण के साथ उद्देश्य, विषय वस्तु विश्लेषण। ये प्रश्न बहुत अच्छा है और एकदम टेक्निकल तरीके से पूछा गया है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों को सीक्वेंस में जमाना है और फिर वापस 4 ऑप्शन आपके सामने प्रकट हुए हैं। ऐसे प्रश्नों में बच्चा गलती कर बैठता है। तो यहाँ पर जो मेरे दोस्तों आपको एक तरीके से थोड़ा ठंडे दिमाग से ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? अगर उसको यूनिट योजना बनानी है तो सबसे पहले वो विषय वस्तु का विश्लेषण करेगा। क्या करेगा दोस्तों? विषय वस्तु का ऑप्शन विश्लेषण करेगा। उसके बाद जब उसने विषय वस्तु का विश्लेषण कर लिया तो फिर उनमें से कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य बनाएगा। और जब स्पेसिफिक उद्देश्य उसकी इकाई योजना में बन जाएंगे तो फिर उसके बाद वो लर्निंग एक्टिविटीज़ करेगा, यानी कि अधिगम क्रिया करेगा। और जब उसने पढ़ाई कर ली, अधिगम कर लिया, उसके बाद फिर टेस्ट वाली मेथड पर जाएगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? टेस्ट। तो सबसे पहले क्या है मेरे दोस्तों? डी, फिर उसके बाद क्या है? सी, फिर उसके बाद क्या है? ए, फिर उसके बाद क्या है? बी। तो ये किस में मिलता है? ये है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न
आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, एनसीएफ 2005 में कितने राष्ट्रीय फोकस समूहों के आधार पत्रों का गठन किया गया? एकदम सीधा और सटीक प्रश्न है, तो उसमें आपको सबको पता है 20, 21, 22, 23 ऐसा कुछ नहीं, 21 जो है वहाँ पर आधार पत्रों का गठन यहाँ पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बालकों के गुणात्मक परिवर्तनों को मापने की नहीं है? यानी कि गुणात्मक परिवर्तनों को मापने की तकनीक नहीं है। नियत कार्य, प्रश्नावली, परिसूची, अवलोकन। प्रश्नावली है, परिसूची भी हैं और अवलोकन भी हैं, लेकिन जो आप उसको असाइनमेंट देते हैं या नियत कार्य देते हैं, होमवर्क देते हैं, ये उसके गुणात्मक परिवर्तनों को मापने की एक विधि नहीं है। इससे आप बच्चे के गुण को चेक नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नियत कार्य और दत्त कार्य जो है मेरे दोस्तों गुणात्मक तकनीक से मतलब गुणात्मक परिवर्तनों को मापने की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, जिसमें 2 सूची दी हुई है जिनमें आपको एक दूसरे को मिलाना है। संकलनात्मक मूल्यांकन क्या क्या काम करता है? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और रचनात्मक मूल्यांकन। पहले देखते हैं निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में आपको क्या पता लगता है मेरे दोस्तों? आपको पता लगता है अधिगम की कठिनाइयों का, कि अधिगम के अंदर कौन सी कठिनाइयाँ हैं। ये किस में पहचानते हैं अपन? ये पहचानते हैं अपन निदानात्मक परीक्षण से। जब अपन ने अधिगम की कठिनाइयों को पहचान लिया तो अपन उसका क्या करेंगे? उपचार। तो अब उपचार किस में करेंगे? जब आपने उसकी कमजोरी को ध्यान में रख लिया। तो देख लो, कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त कार्य योजना का संरूपण, ये किस में किया जाएगा? उपचार में। तो सी में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1। सी में क्या आ जाएगा? 1। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, इन दोनों ऑप्शनों में सी में 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ पर। अगला रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है मेरे दोस्तों? आप सबको ध्यान है कि रचनात्मक जो मूल्यांकन है, और यहाँ पर एक और बच रहा है अपने पास, वो है मेरे दोस्तों संकलनात्मक मूल्यांकन। कौन सा बच रहा है मेरे दोस्तों? संकलनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मेरे दोस्तों यहाँ पर सीधा चला जाएगा प्रगति से निगरानी पे। और संकलनात्मक जो मूल्यांकन है मेरे दोस्तों, वो क्या करता है? वो आपको समेटिव जो है मेरे दोस्तों मूल्यांकन जो है मेरे दोस्तों उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करता है। यानी कि जितने भी आपने उद्देश्य यहाँ पर पाठ्यचर्या यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रखे थे, उन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हुई नहीं, इस बात का पता किसे लगता है? संकलनात्मक मूल्यांकन से। रचनात्मक मूल्यांकन बच्चे की प्रगति पर जोर देता है। निदानात्मक परीक्षण उसकी कठिनाइयों का पता लगाता है। और उपचारात्मक परीक्षण उन कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त योजना का निर्माण करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो और अंतिम प्रश्न है 2018 वाले पेपर का, बहुसंवेदी शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में चुंबकीय बोर्ड किस कार्य में प्रयुक्त होता है? लौह वस्तुओं के पृथक करने में, किसी भी प्रयोगों के आयोजन में, चुंबकीय सामग्री से लगी हुई दृश्य सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए, या कक्षा कक्ष को सुंदर बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय सामग्री से जो लगी हुई दृश्य सामग्री है उसको प्रदर्शित करने के लिए किसी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आज के सेशन में ये जो मुख्य प्रश्न थे 2018 के टीचिंग मेथड से, वो सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।